हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर 5 फॉर मॉड्यूल M1R5 दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो आपका एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ देखने जा रहे हैं मॉड्यूल M1R5 के लिए। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको इन पॉइंट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स के साथ। फर्स्ट इज देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस मॉड्यूल और पेपर। आप लोग जानते हैं कि आपके 4 मॉड्यूल है और हर मॉड्यूल में आपको 2 पार्ट मिलेंगे आपके एग्जाम में। पार्ट 1 कंटेन्स 4 क्वेश्चंस और पार्ट 1 को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला पार्ट, एंड पार्ट 2 कंटेन्स 5 क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 2 में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट 1 में आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्ट 1 इज टू बी आंसर्ड इन द टियर ऑफ आंसर शीट ओनली। तो पार्ट 1 के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको टियर ऑफ शीट मिलती है, उस पे आप अपने आंसर्स लिखते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड देयरिन। पार्ट 1 इज नॉट टू बी आंसर्ड इन द आंसर बुक। ठीक है, पार्ट 1 को आप आंसर बुक में आंसर नहीं करते हैं, उसके लिए आपको अलग से सेपरेट टियर ऑफ शीट मिलती है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम टाइम अलॉटेड फॉर पार्ट 1 इज 1 आवर। ठीक है, पार्ट 1 को कंप्लीट करने के लिए आपको मैक्सिमम 1 आवर मिलता है। आंसर बुक फॉर पार्ट 2 विल बी सप्लाइड एट द टेबल व्हेन द आंसर शीट फॉर पार्ट 1 इज रिटर्न्ड। तो पार्ट 2 की आंसर शीट आपको मिल जाएगी जब आप पार्ट 1 की आंसर शीट क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। हाउएवर कैंडिडेट्स हु कंप्लीट पार्ट 1 अर्लियर देन 1 आवर कैन कलेक्ट द आंसर बुक फॉर द पार्ट 2। जिन कैंडिडेट्स ने पार्ट 1 को 1 घंटे से पहले ही कंप्लीट कर लिया है वो अपने पार्ट 1 की आंसर शीट रिटर्न करके पार्ट 2 की आंसर शीट ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे से पहले भी आप कंप्लीट करके अपनी आंसर शीट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने 1 घंटा पूरा कर लिया तो आपको आंसर शीट मिलेगी पेपर 2 की और आपसे पेपर 1 की आंसर शीट ले ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगी कि किस टाइप से आप तैयारी करें इन बचे हुए दिनों में, ताकि एक ही अटेम्प्ट में आप इतना स्कोर कर ले कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, बेसिकली हमारा मोटिव क्या है, पेपर को क्लियर करना। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 क्या है, इट इज मैंडेटरी टू स्कोर मिनिमम 20 मार्क्स। ठीक है, पेपर 1 में मतलब पार्ट 1 में आपको 20 मार्क्स स्कोर करने हैं मिनिमम, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पार्ट 1 में 20 मार्क्स स्कोर नहीं करे तो पार्ट 2 की आंसर शीट आपकी चेक ही नहीं होगी। ठीक है, आप वहीं पर फेल माने जाओगे। इज इट क्लियर? तो बहुत ध्यान रखना कि 40 मार्क्स का आपका पार्ट 1 आता है, आपको मिनिमम 20 मार्क्स तो लेके ही आने हैं। टोटल टाइम आपको मिलता है 3 आवर्स एंड टोटल मार्क्स इज 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। पार्ट 1 आपका 40 मार्क्स का होता है और पार्ट 2 आपका 60 मार्क्स का होता है। और पास होने के लिए, ठीक है, ओ लेवल एग्जाम में पास होने के लिए हर मॉड्यूल में आपको 50 मार्क्स लाने होते हैं टोटल। 50 मार्क्स से ऊपर ही आने चाहिए आपके। ठीक है, 50 या 50 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप यहाँ पे पास हो। ये क्राइटेरिया है आपके नीट ओ लेवल एग्जाम को पास करने का। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है, तो इसीलिए तैयारी कीजिए इस तरीके से कि आपके 50 मार्क्स तो आने ही चाहिए। ठीक है, तो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डैश मैप्स IP एड्रेस विद द डोमेन नेम्स ऑफ द साइट। ऑप्शन A इज URL, ऑप्शन B इज DNS,
ऑप्शन सी इज FTP एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछा है किसका इस्तेमाल करके हम IP एड्रेस को डोमेन नेम्स के साथ मैप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर खुद से सोचिएगा, उसके बाद चेक करना कि जो आपने सोचा है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज DNS। तो DNS का इस्तेमाल करके हम IP एड्रेस को मैप करते हैं डोमेन नेम्स के साथ। इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी हमें सर्च इंजन पर कुछ सर्च करना होता है तो हम एड्रेस बार में क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर साइट का डोमेन नेम डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अमेज़न की वेबसाइट पे जाना है तो मैं डाल दूंगी www.amazon.com। ठीक है, लेकिन इंटरनली क्या होता है, DNS उस पर्टिकुलर डोमेन नेम को मैप करता है उसके IP एड्रेस से। तो एक्चुअल में क्या होता है, हम उसके IP एड्रेस पर ही जाते हैं, लेकिन क्योंकि यूज़र्स के लिए IP एड्रेस को याद करना डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हर एक IP एड्रेस के साथ उसका डोमेन नेम एसोसिएट होता है। तो DNS का मेन काम क्या होता है कि यूज़र जो भी डोमेन नेम लिखता है उसको वो उसके IP एड्रेस के साथ मैप कर देता है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मेन मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज। मेन मेमोरी का दूसरा नाम यहाँ पे पूछा है। तो ऑप्शन ए इज ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑप्शन बी इज प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन सी इज सेकेंडरी मेमोरी या ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो मेन मेमोरी को क्या बोलते हैं, उसका सेकेंडरी नाम आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो उसका दूसरा नाम होता है प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स में भी। लेट्स सपोज अगर आपसे पूछते कि सेकेंडरी मेमोरी का यहाँ पे दूसरा नाम बताइए तो उसका आंसर क्या होता, तो उसका आंसर यहाँ पे होता ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, और अगर आपको ऑप्शन में लिखा मिल जाएगा ऑक्सिलरी मेमोरी, तो वहीं पर आप उसका आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन व्हाट ईयर वॉज द @ चूजन फॉर इट्स यूज इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ईमेल भी आपके सिलेबस में आता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस साल में @ का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था ईमेल एड्रेस में। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारी जो ईमेल एड्रेस है, लेट्स सपोज shamvarma@gmail.com, ये एक ईमेल एड्रेस है। तो जो @ है उसका इस्तेमाल किस पर्टिकुलर ईयर से शुरू हो गया था यूज़ में आना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ 1972, ऑप्शन बी इज़ 1976, ऑप्शन सी इज़ 1980 एंड ऑप्शन डी इज़ 1984। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए 1972। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज SSL स्टैंड्स फॉर। SSL बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ सिस्टम सॉकेट लेयर, ऑप्शन बी इज़ सिक्योर सिस्टम लॉगिन, ऑप्शन सी इज़ सिक्योर सॉकेट लेयर, ऑप्शन डी इज़ सिक्योर सिस्टम लॉगिन। तो SSL का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ सिक्योर सॉकेट लेयर। अब SSL का इस्तेमाल होता कहाँ पे है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ वेब एड्रेसेस स्टार्ट होते हैं आपके HTTP से। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ वेब एड्रेस स्टार्ट होते हैं HTTP से, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है कोलन डबल स्लैश फिर www डॉट सपोज google.com, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा होता है, इसे बोलते हैं हम वेब एड्रेस, ठीक है। लेकिन वहीं पर आपने देखा होगा कुछ वेब एड्रेस स्टार्ट होते हैं HTTPS से, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ लिखा होता है एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर S है और यहाँ पर S नहीं है, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है, समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इस S का मतलब होता है सिक्योर। आपसे ये पूछ सकते हैं कि HTTPS में S का मतलब क्या है, तो S का मतलब होता है सिक्योर। तो सिक्योर का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर वेब एड्रेस में क्या है, SSL लेयर है, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इट मीन्स इस वेब एड्रेस को हमने सिक्योर कर दिया है, कोई भी हैकर या कोई भी मेलिशियस यूज़र इस पर्टिकुलर वेब एड्रेस को हैक नहीं कर सकता। ये डिफरेंस होता है HTTP और HTTPS में, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं HTTP क्या है, तो ये एक प्रोटोकॉल है जो कि एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंड? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि ईमेल में @ का इस्तेमाल किस पर्टिकुलर ईयर से स्टार्ट होना शुरू हो गया था। यहाँ पे बोला गया है कि पहली ईमेल किस ईयर में भेजी गई थी। ऑप्शन ए इज़ 1963, ऑप्शन बी इज़ 1969, ऑप्शन सी इज़ 1971 एंड ऑप्शन डी इज़ 1974। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 1971, ठीक है जी। तो 1971 में रे टॉमलिंसन ने फर्स्ट ईमेल सेंड की थी और वो ईमेल उन्होंने भेजी थी अपने आप को, ठीक है, सेल्फ को उन्होंने ईमेल सेंड करी थी, याद रखना। और अगर आपसे पूछते हैं किस पर्टिकुलर ईयर में @ का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, तो वो है आपका 1972। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना क्योंकि ईमेल आपके सिलेबस में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी? ऑप्शन ए इज कैश मेमोरी, ऑप्शन बी इज रैम, ऑप्शन सी इज रोम एंड ऑप्शन डी इज हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो इसका आंसर आई होप सबको आता होगा, इसका आंसर है बी रैम। रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब बात करते हैं वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी पावर लॉस हो जाती है, ठीक है, अगर आपकी पावर लॉस हो जाती है तो जो आपका डेटा सेव है वो सब क्या हो जाता है, वो सब हो जाता है लॉस, ठीक है। तो पावर जाने पे क्या होता है, डेटा लॉस हो जाता है, जो भी आपने लिखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, वो सब यहाँ से गायब हो जाएगा, उसे बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। और बाकी सब क्या है, कैश मेमोरी और रोम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और हार्ड ड्राइव क्या होती है, हार्ड ड्राइव हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। यूजुअली क्या होता है, हम हार्ड ड्राइव को मेमोरी ना बोल के स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। तो हार्ड ड्राइव को हम स्टोरेज बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड बिग ब्लू? कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी को हम बिग ब्लू के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज IBM, ऑप्शन बी इज कॉम्पैक्ट कॉर्प, ऑप्शन सी इज माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑप्शन डी इज टेंडी सेवेंसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IBM, ठीक है। तो IBM को हम बिग ब्लू के नाम से भी जानते हैं और IBM की फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मैक? ऑप्शन नंबर ए इज अ कंप्यूटर मेड बाय एप्पल,
ऑप्शन बी इज मेमोरी एड्रेस करप्शन, ऑप्शन सी इज मेडियोकर एप्पल कंप्यूटर, या ऑप्शन डी इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक का मतलब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नहीं होगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं इसका आंसर होगा अ कंप्यूटर मेड बाय एप्पल, तो ये गलत ऑप्शन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है? क्योंकि एप्पल ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम, पहली बात तो वो कंप्यूटर है ही नहीं, वो आपका ओएस है। क्या है? ओएस। तो एप्पल ने जो ओएस बनाया है उसका नाम है मैकिन्टॉश। उसे हम मैक बोल देते हैं, लेकिन उसका रियल नेम क्या है? उसका रियल नेम है मैकिन्टॉश। ठीक है, तो कंप्यूटर नहीं है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि एंड्रॉयड आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इन एंड्रॉयड मोबाइल्स, ऐसे ही एप्पल ने अपना ओएस बनाया है मैकिन्टॉश। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछेंगे व्हाट इज मैक, तो आप ये ऑप्शन नहीं लगा के आएंगे। इसका आंसर है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? नेटवर्किंग में जो डेटा लिंक लेयर होती है उसका एक सब पार्ट है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर के दो पार्ट होते हैं, एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक क्या होता है ये आपके लिए जानना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इसकी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉल्ड? तो शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपसे यहाँ पे पूछी है। इसके ऑप्शंस है वाईफाई, इंटरनेट, ब्लूटूथ या फिर पीएस। तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर आपका है ब्लूटूथ। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे बात हो रही है वायरलेस कम्युनिकेशन की। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में आपका वाईफाई भी आता है, इंटरनेट भी आता है और ब्लूटूथ भी आता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है शॉर्ट रेंज। तो इन सब में से शॉर्ट रेंज होती है ब्लूटूथ की। आप लोग जानते हैं ब्लूटूथ हमारे फ़ोन में भी होता है, हमारे लैपटॉप में भी होता है। तो इसका मेन काम क्या होता है कि शॉर्ट रेंज में रखे हुए डिवाइसेस को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा को या फिर फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, ब्लूटूथ। नेक्स्ट बात करते हैं, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए किससे जुड़ना पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट आर्किटेक्चर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर लार्ज एरिया नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे मार्क्ड है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका एक्रोनियम होता है आईएसपी। इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। तो आईएसपी का मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं आईएसपी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, उस इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम कम्युनिकेशन को कर सकते हैं बिटवीन द कंप्यूटर्स। ठीक है जी, तो जो लोग नहीं जानते इसके बारे में वो प्रीवियस वीडियो प्लीज़ देख के आइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है ए व्हाट्सएप, बी वीचैट, सी जीमेल एंड डी फेसबुक। तो आप लोग जानते हैं इनमें से राइट ऑप्शन क्या है? सी जीमेल। इसके नाम से ही क्लियर है, मेल आता है इसके नाम में, इट मीन्स ये मेल के लिए यूज़ होता है। अगर यहाँ पे जीमेल नहीं होता और यहाँ पे होता है याहू, तो याहू इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि याहू का इस्तेमाल हम ईमेल सर्विस के लिए भी करते हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। व्हाट डू यू टाइप इन द टू फील्ड? तो यहाँ पे मैंने ईमेल से बहुत से क्वेश्चन ऐड करे हैं, क्योंकि ईमेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। ठीक है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आप टू फील्ड में क्या टाइप करते हो? जब भी हम किसी को ईमेल लिखते हैं तो वहाँ पे बहुत सी फील्ड होती है। ठीक है, जैसे कि टू होती है, फ्रॉम, सब्जेक्ट, बॉडी। ठीक है, तो टू फील्ड में आप क्या टाइप करते हो ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए इज द टॉपिक ऑफ द मेल, नो। ऑप्शन बी इज द मेन मैसेज ऑफ द ईमेल। ऑप्शन सी इज द email address of the person to whom you want to send the copy of the email, and option D is email address of the person you are sending the mail to.
तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो हम इस ऑप्शन को समझ भी लेते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा था कि टू फील्ड में आप क्या टाइप करते हो, तो इस आंसर में लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर सेंडिंग द मेल टू। तो जिस पर्सन को आप मेल भेज रहे हो उस पर्सन का ईमेल एड्रेस आता है टू फील्ड में। और अगर आपसे पूछते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम फील्ड में आप क्या लिखते हो, तो फ्रॉम फील्ड में हम लिखते हैं उस पर्सन का एड्रेस जो उस पर्टिकुलर मेल को भेज रहा होता है, ठीक है। लेट सपोज एक्स ने वाई को मेल भेजी, ठीक है। तो एक्स ने वाई को मेल भेजी है ना, तो फ्रॉम कहाँ आएगा आपका एक्स, तो फ्रॉम में क्या आ जाएगा आपका एक्स का ईमेल एड्रेस आ जाएगा और टू में आ जाएगा आपका वाई का ईमेल एड्रेस। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वेब ब्राउजर है। ऑप्शन ए इज इंटरनेट, ये तो कोई वेब ब्राउजर होता ही नहीं है। नेक्स्ट इज क्रोम, देन विंडोज एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे गिवन है क्रोम। तो गूगल क्रोम इज अ पॉपुलर वेब ब्राउजर, आप लोग जानते हैं, हम इसे डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू ISP। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम माउस का लेफ्ट की को होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद अपने कर्सर को मूव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हाईलाइटिंग, ड्रैगिंग, सेलेक्टिंग या फिर मूविंग। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है, इसका आंसर है ड्रैगिंग, ठीक है। तो जब भी हम अपने माउस के लेफ्ट वाले बटन को, ठीक है, लेफ्ट वाले माउस की को प्रेस करके रखते हैं और उसके बाद माउस को मूव करते हैं तो उसे बोलते हैं ड्रैगिंग करना, ठीक है। आप ड्रैग कर रहे हो अपने माउस पॉइंटर को यहाँ से वहाँ ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज टू पेस्ट अ फाइल, टिक मार्क द करेक्ट आंसर। कई बार आपसे शॉर्टकट कीज से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे देखो Ctrl+C, Ctrl+P, Ctrl+V या फिर Ctrl+X। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट, तो पेस्ट का मतलब समझते हैं P, तो वो Ctrl+P लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। Ctrl+P इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है Ctrl+V। Ctrl+V इज अ शॉर्टकट ऑफ पेस्ट, ठीक है। और Ctrl+P किसका होता है, तो Ctrl+P होता है आपका प्रिंट का, ठीक है। प्रिंट के लिए आपको Ctrl+ की शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच की डू यू यूज टू कॉपी समथिंग, टिक मार्क द करेक्ट आंसर। कॉपी करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो, तो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+Z या Ctrl+T। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+C, ठीक है। Ctrl+C का इस्तेमाल करके आप कॉपी करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं Ctrl+Z की और Ctrl+X की। तो Ctrl+X होता है आपका कट का शॉर्टकट की, ठीक है, और Ctrl+Z होता है आपका अंडू का शॉर्टकट की, और Ctrl+Y आपका होता है रीडो का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज GPS स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे आपसे GPS की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। ऑप्शन ए इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इज ग्लोबल पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी इज ग्लोबल प्रोग्राम सिस्टम या ऑप्शन डी इज ग्लोबल पॉइंटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे मार्क्ड है
ऑप्शन नंबर ए इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होती है फुल फॉर्म जीपीएस की, इसे आप याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच पार्ट ऑफ द होम स्क्रीन इज विजिबल ऑन ऑल द पेजेस। तो होम स्क्रीन की यहाँ पे बात हो रही है, होम स्क्रीन जैसे आपके पीसी की या फिर आपके लैपटॉप की, तो उसका कौन सा ऐसा पार्ट है जो हर एक पेज पर विजिबल होता है। तो आप लोग ने देखा होगा कि हर एक पेज पे नीचे की साइड एक बॉर्डर होता है, ठीक है। उस बॉर्डर में क्या होता है, जो भी एप्लीकेशंस आपने खोली हुई है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका स्टेटस वहाँ पे शो होता है। उस पर्टिकुलर बॉर्डर को हम बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है, जो आपके हर एक पेज पर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस थे स्टेटस बार, मेन आइकन एरिया, डॉक या फिर क्लॉक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज स्टेटस बार। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स मेक अप द सीपीयू। किन यूनिट्स को मिला के हमारा सीपीयू बनता है। चूज एंड टिक ऑल द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा सही ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन 2 इज इनपुट यूनिट, ऑप्शन सी इज मेमोरी यूनिट, ऑप्शन डी इज कंट्रोल यूनिट एंड ऑप्शन ई इज आउटपुट यूनिट, ठीक है जी। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। तो प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट को मिला के कंबाइंड बनता है हमारा सीपीयू, और इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट अलग होती है आपके सीपीयू से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे एमसीक्यूज़ को कवर करा आज की वीडियो में। ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, क्योंकि सपोज़ अगर आपके 40 में से 30+ मार्क्स आ जाते हैं पार्ट 1 में, तो पार्ट 2 में आपके लिए 20-25 मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ईच स्टेटमेंट बिलो इज आइदर ट्रू और फॉल्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है, वो या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, फ्रीवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ एट नो मॉनेटरी कॉस्ट। मतलब फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको फ्रीली मिलता है यूज़ करने के लिए बिना कोई कॉस्ट दिए हुए। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड एज 4 ग्रुप्स ऑफ 8 बिट्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे IPv6 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा IPv4। तो IPv4 आपका होता है 32 बिट एड्रेस, ठीक है, 32 बिट एड्रेस होता है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 4 ग्रुप बनाते हैं 8 बिट्स के, ठीक है। तो 4 ग्रुप बनाएंगे और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बिट्स है, यहाँ पे 8 बिट्स है, यहाँ पे 8 बिट्स है और यहाँ पे भी 8 बिट्स है। तो यहाँ पे टोटल 4 ग्रुप हो गए और 4 8 जा होता है आपका 32। तो इस तरीके से आप क्या कर पाते हैं, 32 बिट एड्रेस को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या आपकी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड एज मशीन लैंग्वेज। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, जो लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर समझ पाता है उसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, जो कि आपकी बाइनरी लैंग्वेज भी कहलाती है, ठीक है। बाइनरी नंबर्स समझता है हमारा कंप्यूटर, इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसमें हम 2 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, 0 या फिर 1। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मैग्नेटिक टेप यूज्ड रैंडम एक्सेस मेथड। तो इस स्टेटमेंट का आंसर होने वाला है फॉल्स। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप यूज्ड सिक्वेंशियल, यहाँ पे है सिक्वेंशियल, ठीक है।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज GNU लिनक्स इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। लिनक्स आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, जो इसका सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी यूज़र इसके सोर्स कोड में चेंजेस करके इसका एक नया फ्लेवर क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑब्जेक्ट कोड इज अ सोर्स कोड ट्रांसलेटेड इनटू मशीन थ्रू अ कंपाइलर। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कंपाइलर को हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है हमारे ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब क्या होता है, वो कोड वो ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो हमारा कंप्यूटर समझ पाता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज यूनिक्स इज अ फ्री रिलायबल ऑल्टरनेटिव टू विंडोज एक्सपी। तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। विंडोज एक्सपी क्या होती है हमारी, विंडोज एक्सपी हमारी ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। ये एक पेड सॉफ्टवेयर होता है, इसे आपको परचेज करना पड़ता है, ठीक है। विंडोज़ एक्सपी का आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। विंडोज़ को यूज़ करने के लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। तो यूनिक्स क्या होती है, फ्री होती है और रिलायबल होती है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ एक्सपी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखते हैं, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कैन कन्वर्ट न्यूमेरिक डेटा इनटू चार्ट्स। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक डेटा को चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हम पीपीटीज में डेटा डालते हैं और उससे चार्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर टिपिकली प्रोसीजरल। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे अगर होता नॉन प्रोसीजरल तो ये ट्रू हो जाता, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन प्रोसीजरल होता क्या है। तो नॉन प्रोसीजरल का मतलब होता है बहुत छोटा छोटा लिखना, मतलब बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड को छोटे से लाइंस में कवर कर देना, उसे बोलते हैं नॉन प्रोसीजरल कोड, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हमारी होती है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर बोथ पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। लाइट पेन और जॉयस्टिक आपके दोनों क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने 10 ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पार्ट ए में आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका MCQ, क्वेश्चन नंबर 2 होगा ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज मैच द फॉलोइंग। तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस ऊपर दिए होंगे, आपको उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और दिए गए क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक्स में उसे फिल करना है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Dash is a communication system connecting 2 or more computer that work together to exchange information and share resources। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है और उनके बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज या फिर रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, आई होप आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कंप्यूटर नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सेट ऑफ रूल्स यूज टू डिफाइन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। ठीक है, कम्युनिकेशन को करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर एल, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ वैन। वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है, तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर है आपका इंटरनेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट एरिया कवर्स बाय नेटवर्क इज कॉल्ड।
सबसे छोटा एरिया किस नेटवर्क से कवर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर के, लैन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन। ठीक है, बैंडविड्थ को हम किस में मेजर करते हैं, उसकी यूनिट पूछिए आपसे यहाँ पे। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर है बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो नेटवर्क की क्या होती है, बैंडविड्थ होती है, और बैंडविड्थ को हम मेजर करते हैं बिट्स पर सेकंड में। मतलब कितनी बिट्स पर सेकंड आपकी ट्रांसफर हो रही है बिटवीन द डिवाइसेस, उसे कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश रेफर्स टू द शेप ऑफ द नेटवर्क इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, तो नेटवर्क की शेप कौन डिफाइन करता है? वो शेप जिसमें हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? उस टर्म को बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, टोपोलॉजी। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ से 101% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है उसके डिफरेंट टाइप्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, तो इसे मैं डिस्कस करूँगी इन सेपरेट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो थिंग्स को बाय करना या फिर सेल करना ऑन द इंटरनेट क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है जी, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पे आप अपनी चीज़ों को बेच भी सकते हैं और उसे खरीद भी सकते हैं, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, OLX है, ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जी, ई कॉमर्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ कॉपी ऑफ अ फाइल फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर टू द रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब एक रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है किसी फाइल के लिए, ठीक है, तो रिमोट कंप्यूटर से वो फाइल क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है हमारे रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर पे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं डाउनलोडिंग। ठीक है, आप लोग रोज़ डाउनलोड करते हो, लेकिन एग्जैक्टली इसका क्या प्रोसेस होता है वो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, किस पर्टिकुलर प्रोसेस को डाउनलोड कहते हैं वो हम नहीं जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एफ। नेक्स्ट इज डैश रेफर्स टू द वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट अलाउज द कंप्यूटर एंड द अदर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ओवर अ वायरलेस सिग्नल। ठीक है जी, तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी ऐसी वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करती है कंप्यूटर या फिर अदर डिवाइसेस को कि वो उस वायरलेस सिग्नल से कम्युनिकेट कर सके। तो ये बहुत ही इजी है, इसका आंसर है वाईफाई, ऑप्शन नंबर एम, वाईफाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज अ कंप्यूटर डिजाइंड टू प्रोसेस रिक्वेस्ट एंड डिलीवर डेटा टू द अदर क्लाइंट और कंप्यूटर्स ओवर अ लोकल नेटवर्क और द इंटरनेट। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी डेटा के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो रिक्वेस्ट जाती है टू द सर्वर। ठीक है, सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और हमें हमारी डिज़ायर्ड डेटा या इंफॉर्मेशन वापस से सेंड कर देता है। ठीक है, तो हम होते हैं क्लाइंट और वो होता है सर्वर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सर्वर, जो हमारी रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं, प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सर्वर, जो कि ऑप्शन नंबर एच में दिया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अ फास्ट कनेक्शन टू द इंटरनेट दैट इज ऑलवेज ऑन। ठीक है, तो आपको वो टर्म बतानी है जिसका मतलब होता है कि आपका इंटरनेट बहुत फास्ट चल रहा है और वो हमेशा ऑन रहेगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर है ब्रॉडबैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर एन, ब्रॉडबैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अ डैश इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वेबसाइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नेटस्केप नेविगेटर आर टू पॉपुलर। तो यहाँ पे बताइए, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर किसके एग्जाम्पल है? क्या ये वेब ब्राउज़र है
या फिर ये सर्च इंजन है, क्योंकि आपको दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर जे में वेब ब्राउज़र है और ऑप्शन नंबर सी में सर्च इंजन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर जे, वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नेटस्केप नेविगेटर आपके दो वेब ब्राउज़र्स के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हमने सारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द नियरेस्ट मीनिंग इन द कॉलम बी। तो कॉलम ए में आपको कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हुए हैं, आपको उन्हें मैच करना है उनके नियरेस्ट मीनिंग से, जो कि आपको कॉलम बी में दिए हुए हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, लिनक्स। तो लिनक्स का राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट इज टू गो टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस होम। तो फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करके आप प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो दिए गए ऑप्शंस में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो है लिनक्स। तो 7th इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट। तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को थ्रेट कौन पहुंचाता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर है वॉर्म। तो ऑप्शन नंबर 8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। तो वर्कशीट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं वर्कबुक। ठीक है, तो एक्सेल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को हम बोलते हैं वर्कबुक। तो ऑप्शन नंबर 11 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। ग्रामर एरर और स्पेलिंग को चेक करने की शॉर्टकट की आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, F7। ठीक है, तो F7 का इस्तेमाल करके हम ग्रामर की एरर्स और स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी हम कोई नई स्लाइड लेते हैं तो उस पर डॉटेड बॉक्स में एक बॉक्स बना आता है जिसमें लिखा होता है क्लिक हेयर टू राइट टेक्स्ट। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमें टेक्स्ट को लिखने के लिए एक प्लेस होल्डर मिलता है हर स्लाइड लेआउट पे, तो उसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्लेस होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम द वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर। तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करना एक जगह से और उसे अप्लाई करना किसी दूसरी जगह पे, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर। तो इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे पास कोई टेक्स्ट है जो मैंने बोल्ड किया हुआ है और इटैलिक किया हुआ है, ठीक है, और उसका साइज 25 है। अब मुझे उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी और टेक्स्ट पे लगाना है, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ फॉर्मेट पेंटर का। ये होता है आपके वर्ड में अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज टू कीप एड्रेसेस हिडन वाइल कॉपिंग मेल। अगर मुझे कोई मेल भेजनी है और मैं चाहती हूँ कि ईमेल एड्रेस हाइड हो जाए, ठीक है, तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगी, उस पर्टिकुलर पर्सन का ईमेल एड्रेस डाल दूंगी BCC में। अब BCC का मतलब होता है यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और अगर आपसे पूछते हैं CC की फुल फॉर्म, तो वो होगी आपकी सिंपल कार्बन कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द सेल आर शोन इन। सेल के एक्चुअल कंटेंट्स कहाँ पे शो होते हैं? तो वो होते हैं आपके फॉर्मूला बार में शो। तो ऑप्शन नंबर 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप देखिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ऐसे हैं जो हमारे यूज़ में नहीं आए। तो ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन आपको उनमें से अप्रोप्रिएट आंसर को चूज़ करना होता है, और जो बाकी बच जाते हैं उन्हें हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस करे और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस देखे।
तो इसी तरीके से मैं और भी मॉड्यूल्स की वीडियो लेके आऊँगी। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव समझिए, देखो मेरा विज़न ये है कि अगर आप पार्ट ए में मतलब पार्ट 1 में 40 मार्क्स में से 30 मार्क्स प्लस स्कोर कर लेते हो तो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में सिर्फ 20 to 25 मार्क्स ही लाने हैं, तो वो आपके लिए इजी है। तो अब क्या होने वाला है, मैं आपके साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो डिस्कस करती हूँ, उसके साथ साथ पार्ट ए के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम है तो हमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तैयारी करनी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ओ लेवल एग्जामिनेशन देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कौन से चैनल पर तैयारी हो रही है ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए। तो आप शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी और मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, उसका लिंक यहाँ पे गिवन है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है, ठीक है जी। टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करती हूँ पीडीएफ, जो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ उनकी पीडीएफ में शेयर करती हूँ ऑन टेलीग्राम चैनल। तो विथ सोल्यूशन मैं इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ को शेयर करूँगी। जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पे नहीं है वो जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, अच्छी तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट।